के बीच हमारे गुरु श्याम शर्मा जी हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे गुरु जी श्याम शर्मा जी हैं, कला विद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं, और इनके भी गुरु रहे हैं जय कृष्ण अग्रवाल जी। इनके छात्र जीवन में उन्होंने लखनऊ से जब पढ़ाई की, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना बड़ा सम्मान है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, आपका जो ये शहर है या जो जिला है, इन क्षेत्र से होने के कारण कुछ चीज़ों को मैं बचपन से देखता रहा हूँ। ये जरूर कह सकता हूँ कि अभी वर्तमान में किस रूप में क्या हो रहा है, इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है जितनी आप लोगों को है, क्योंकि आप लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो जो आपके इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और ख़ास करके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट जिसको हम लोग कहते हैं रस्सी, उसको लेके मैंने अपना एक आलेख तैयार किया है। जो मेरे अनुभव है, जो मैंने जाना है, मैं चाहूँगा कि उसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों की अनुमति से। सारे मंच पे उपस्थित तमाम वरिष्ठों और आप सभी श्रोताओं शिल्पकर्मियों के, और उसके बाद अगर किसी तरह की कोई जिज्ञासा या कोई बातचीत होती है, मैं चाहूँगा उससे यह देखा सुना जाता रहा है, जब कभी हमारा वर्तमान संकट में होता है तो अतीत से समाधान मिलता है। उससे निकलने में हमारे पुरखों की ख्याति व सीख बेहद कारगर साबित होती है। आज हमारा समाज कुछ इन्हीं स्थितियों से गुजर रहा है। विशेषकर इस वर्ष लगभग पूरा विश्व जिस तरह की गर्मी से ग्रस्त हुआ है, उसकी आशंका तो जताई जा रही थी, किंतु हमें लगता था कि शायद भीषण संकट वाला वह दिन अभी बहुत दूर है। लेकिन इस वर्ष की गर्मी ने बिहार समेत पूरे देश को विचलित कर रखा है। यहाँ तक कि फ्रांस समेत कुछ यूरोपीय देश भी इससे जूझते नजर आ रहे हैं। बिहार में तो इस साल गर्मी और लू से मरने वालों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति विगत कुछ दशकों में हमारे द्वारा बरती गई अनदेखी का यह परिणाम हमें लगातार चेतावनी दे रहा है। समय रहते इसका निदान करें, हल निकालना, वरना मानव जीवन इस तरह के गंभीर खतरे से आगे भी गुजार होता है। तब संकट और विकराल और अनियंत्रित होगा। दूसरी तरफ सिर्फ रोजगार के लिए बड़े शहरों और महानगरों की तरफ के पलायन दोहरा संकट भी खड़ा कर दिया है। बिहार जैसे राज्यों को कहीं न कहीं पलायन के संकट से ज्यादा ही जूझना पड़ा है। वहीं महानगरों पर बढ़ता आबादी का बोझ तमाम तरह के पर्यावरणीय संकट के साथ साथ नए रोजगार के संकट से भी दो चार रहा है। इन परिस्थितियों में अपने परंपरागत शिल्पों और लोक कलाओं से क्या हम अपेक्षा रख सकते हैं कि उससे इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई मदद मिल सकता है। ऐसे में मेरा तो मानना है कि अपने पुरखों की इस ख्याति यानी लोक कलाओं और शिल्पों के माध्यम से काफी हद तक हमें इससे काबू करने में सफलता मिल सकती है। वैसे इस प्रश्न के उत्तर की समग्रता में प्रदान के लिए एक कोशिश अपने आलेख में करने का मैंने प्रयास किया है। आप सभी सम्मानित बिंदुजनों से मेरी अपेक्षा रहेगी कि मेरी बातों को समझते हुए उचित सुझाव अवश्य दें। वैसे किसी भी संवाद के लिए आवश्यक है कि वक्ता और श्रोता दोनों उस बातचीत में सहभागी हैं। विगत दशकों में यह देखा जा रहा है कि जहां एक ओर हम आधुनिकता की दौर में बेतहाशा भागे जा रहे हैं, कुछ इस कदर कि जल्दी ही हम यूरोप से भी बहुत आगे निकल जाएंगे। इस प्रक्रिया की ही देर नहीं है कि देखते देखते हमारे यहाँ एक ऐसी पीढ़ी सामने आ चुकी है जिन्होंने गांव के बारे में सिर्फ सुन रखा है। गांव और ग्रामीण समाज और रहन सहन उनके लिए किस्से कहानियों की मानिंद हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एक सुखद बदलाव यह भी दिख रहा है
कि अपनी जड़ों की तरफ लौटने की न सही, किंतु जानने समझने की ललक इस नई पीढ़ी में देखी जा रही है। परिणामतः अपने अपने क्षेत्र की लोक कलाओं और परंपराओं से जुड़ने की प्रवृत्ति भी महानगरों में रह रहे युवाओं में दिख रही है। यहाँ तक कि लोक कलाओं, लोक साहित्यों, लोक कथाओं व अन्य परंपराओं के माध्यम से इतिहास के अध्ययन की भी कोशिश की जा रही है। अभी तक इतिहासकार मानते थे कि जो लिखी हुई चीजें हैं या जो साक्ष्य मिलते हैं कहीं खुदाई में, उसी से इतिहास जाना जाता है। लेकिन अब इतिहास में एक नई विचार आई है कि लोग परंपराओं में ढूंढा जाए। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसको लोग बता तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो सदियों से करते आ रहे हैं। तो उसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि समझा जाता है कि हमारी बहुत सारी लोक परंपराओं में सदियों से एक तरह की एकरूपता बनी है। अतः इसके माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक बदलावों को समझने में मदद मिलने की ज्यादा संभावना है। दूसरी तरफ अपने लोक तत्वों से यह जुड़ाव कहीं न कहीं उनकी स्वतंत्र या मौलिक पहचान को भी बल प्रदान करती है। बहरहाल इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोक कला कहते किसे या किसे कहा जा सकता है। एक बहुत बड़े कला के जानकार हुए हैं इस सदी के लिए आनंद कुमार स्वामी, उन्होंने जो कहा है कि परंपरागत समाज में कला जीवन का अविभाज्य अंग होती है। कला और जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। लोक कलाएं सामाजिक संदर्भ में संबद्धता और लगाव की स्थिरता को प्रतिबंधित करती है। आदिम समाजों में कला और जीवन का ललित कला और अनुप्रयुक्त कला के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं होता। बात लोक कला की करें तो सबसे पहला सवाल यही सामने आता है कि आखिर लोक जो शब्द है, लोक किसे कहते हैं? इसे व्याख्यायित करने से पहले यह जानना उचित होगा कि समाज में सदैव दो वर्ग पाया जाता रहा। एक जिसे अभिजात वर्ग या सत्ता से जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं, उच्च वर्गीय समाज, और दूसरा लोक समाज यानी जो आम लोग हैं उनका समाज। दरअसल लोक के अंतर्गत वे तमाम लोग आते हैं जो एक निश्चित भूभाग में बसते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत बचाए रखते हैं। सामान्य तौर पर इनमें से कुछ अस्थायी विशिष्टताएं देखी जाती हैं, मसलन व्यवसाय, भाषा और धर्म। साथ ही अधिकतर मामलों में इनका व्यावहारिक ज्ञान किसी ग्रंथ या पुस्तक के माध्यम से प्रसारित होने के बजाय वाचिक परंपरा, पिता से पुत्र ने सुना और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर हम इनके अंदर आने वाले समयगत बदलावों की तुलना तथाकथित आधुनिक आने वाले सभ्य समाज से करें तो पाते हैं कि वहाँ यह अपेक्षाकृत कम गति से होता है। यानी अपनी पुस्तकीय परंपरा के साथ इनका जुड़ाव ज्यादा तो रहता ही है, वह अधिक परंपरागत एवं प्राकृतिक भी होती है। इस समाज की प्राथमिकता प्रकृति के साथ सामंजस्य की होती है, जबकि हमारी आधुनिकता कहीं न कहीं प्राकृतिक संसाधनों की लूट और उससे छेड़छाड़ पर अपने रूप में इस लोक की व्यापकता की बात करें तो समझा जाता है कि यहाँ लोक वार्तागार, लोक विद्या है जिसमें लोक के द्वारा संप्रेषित शब्द और वे तमाम कला कौशल एवं प्रविधियां अथवा उनके उत्पाद सम्मिलित हैं जिनको अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। इसकी कोई स्कूलिंग होती वो घर घर में एक से माँ से बेटी ने, बेटी से फिर उसके बाद समाज में इन लोक कलाओं की व्यापक और गहरी पैठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के समारोहों व अनुष्ठानों में किसी न किसी रूप में इसकी उपस्थिति समाज के हर तबके में दिखती है। देखा जाए तो लोक कलाओं व शिल्पों के प्रसार में धर्म का भी बड़ा योगदान है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि कतिपय लोक कलाओं व शिल्पों की उत्पत्ति में धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की महती भूमिका रही है। अपने यहाँ के विभिन्न लोक कलाओं की बात करें तो वर्ली पेंटिंग से लेकर मिथिला पेंटिंग और आदिवासी समाज में प्रचलित सोहराई पेंटिंग, सांझी व अन्य बहुत सारे ऐसे कला हमारे समाज में जिसमें सामूहिक भागीदारी है। जबकि सामान्य तौर पर समकालीन कला या नागरिक कला में कला व्यक्तिगत प्रदर्शन का प्रयास दिखता है। वस्तुतः हमारे ग्रामीण समाज में अपने घर और उसके आसपास को सजाने
या अलंकृत करने का चलन सदियों से रहा है। इसके पीछे जहाँ उनकी सौंदर्य भावना परिलक्षित होती है, वहीं वे चित्र और अलंकरण उनके धार्मिक, सामाजिक ज्ञान और सामाजिक सरोकार से संबद्धता भी दर्शाती है। सामान्यतः चित्रों के विषय वस्तु के रूप में प्रचलित मिथकों, इतिहास और दंत कथाओं के चरित्र को लिए। अब अगर बात सिर्फ समाज में व्याप्त लोक शिल्पों की करें, हम पाते हैं कि हजारों वर्षों की इस मानव सभ्यता ने अपने विकास के क्रम में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए जिन चीजों की भी आवश्यकता महसूस की, उसका खुद से निर्माण। मसलन जब किसी का खेती जब अस्तित्व में आया, तब उसके लिए टोकरी, डलिया से लेकर अनाज साफ करने के लिए सूप जैसी चीजों का निर्माण किया गया, जिसे तैयार करने के लिए साधन के तौर पर अपने आसपास आसानी से उपलब्ध बांस जैसी चीजों का सहारा लिया जाने लगा। आगे चलकर इस परंपरा से समाज में एक ऐसी वर्ग या जाति अस्तित्व में आई जो बांस और बेर जैसी सामग्री से दैनिक उपयोग की विभिन्न सामग्रियों का निर्माण करते रहे। आज से 30-40 साल पहले के बिहारी समाज को अगर याद करें तो हर गांव घर में बांस से बनी हुई चीजों का इतना प्रयोग होता था, इतना ज्यादा हम लोगों ने देखा है। इसको प्लास्टिक ने बहुत हद तक कम किया है। यहाँ तक खिलौने और ये अगर याद करें जो शादी विवाह में डाला जाता है वन पक्ष की तरफ से, तो अब तो सिर्फ टोकरी में चावल डाल के लोग भेज देते हैं। जब हम अपने बचपन की याद करते हैं तो उसमें जो खिलौने बनाए जाते थे वो भी बांस के ही बनते हैं। अब प्लास्टिक के खिलौने लोग डाल देते हैं। कुछ चीजें बदला है और यहाँ की खेती का एक बड़ा हिस्सा बांस की खेती का भी है। इसके प्रति हालांकि बांस की उपयोगिता थोड़ी घटी है या उसका ये हुआ तो लोग अब बांस से जुड़ी हुई चीजें कम कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक जो संकट हमारे लिए पैदा कर रहा है उसको देखते हुए अब और भी जरूरी है कि हम प्लास्टिक का विकल्प निकालें, क्योंकि जो प्लास्टिक आज हम उपयोग में ला रहे हैं, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसको समाप्त होने में 500 साल लग सकते हैं। और उस 500 साल का क्या हो सकता है। और रही बात, हमने अपने ग्रामीण इसमें देखा है, अनुभव हो रहा है। हम लोग याद करें तो घर के आसपास बांस के पेड़ जरूर लगाते थे हमारे। हम लोग उसके जो भी कारण समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो एक ये किया है कि बांस और पीपल ऐसे प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब आप समझें कि जिस पर्यावरण संकट की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट हमारी बात कर रहे हैं, हमारे पूर्वों ने कैसे ये जाना था, क्या उनका सोच था कि आप याद करें। और खास करके समस्तीपुर जिले के ग्रामीण अंचल को मैं जानता हूँ, मिथिला के ग्रामीण अंचल को मैं जानता हूँ। शायद ही कोई, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिनका नाम बांस से जुड़ा हुआ है। बांस का जंगल था तो बसवरिया नाम हो गया, कुछ इस तरह के तमाम ये बांस इतना मुख्य उत्पाद था हमारे यहाँ। और एक और चीज कि जो बांस को चूल्हे में प्रयोग करते थे, तो जितने भी तरह के ईंधन हम प्रयोग करते हैं, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई ईंधन छोड़ता है लकड़ी के बाद, तो वो बांस से कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला अभी तक कोई ज्ञान लकड़ी या उस तरह का साधन है। यहाँ तक कि अगर आप व्यापक अध्ययन में जाएंगे तो आज की परंपराएं जो बची रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। आप आकलन करेंगे कि जिस चीज की आप संभवतः काम में कि महिलाओं का कोई रोल नहीं है। मानव जीवन में खेती की शुरुआत महिलाओं की देन है, पुरुषों की देन नहीं है। पूरी दुनिया में पुरुष खेती करते हैं, खेती में वर्चस्व है, लेकिन जब मानव सभ्यता आप मरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये महिलाओं की देन है। मिट्टी का घेरा होगा और ये सब देखिए, मिट्टी को कैसे उपयोग में लाया जाए, ये जब आप इतिहास की खुदाई और उसमें जाएंगे तो वो महिलाओं ने सीखा। पुरुषों ने मिट्टी नहीं छुआ था, वो शिकार करते थे, जंगल में जाते थे, लाकर छोड़ देते थे। महिलाएं पकाती थी, आग को सहेजने के चक्कर में उनको जरूरत हुई, मिट्टी को गीला किया, फिर उससे छोटे खिलौने बनाए बच्चों के लिए।
उसी तरह से जो उनके आसपास घास की प्रजातियां, महिलाएं जब घर में होती थी तो जो घास की प्रजातियां उनको जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर में जब छीन देते हैं घर के पास, और उससे वो फिर पौधा आया, फिर उसको प्रजाति है। ये अलग बात है कि उसमें बड़े स्केल पे जब आया, जब हमारी जीवन पद्धति बदली, शिकार से हम चरवाहे हुए, चरवाहे से फिर हम खेती पर आए, तो महिलाओं के उस आज भी अगर आप देखें तो पुराने गीतों, यहाँ तक आप किसी घर में शादी विवाह या किसी तरह के आयोजन में चले रूप में करते हैं। मजे की बात ये बताती कौन है, हमारी पत्नी या हमारी माँ, जो खानदान की नहीं, जो दूसरी तरह जाती है, और वो पूरे कॉन्फिडेंट होकर बताती हैं कि नहीं हमारे खानदान की यही बात है। क्यों? आते के साथ वो अपनी सास से, दरिया सास से या बड़ी जेठानी जिसको गोतनी कहते हैं, उनसे सीखती है, उनसे चीजों को बचाती है। और बाजार बहुत अच्छी चीज है। अभी पंकज जी ने कहा और फिर पर ध्यान कर सकते इस पे काम कर रही है बाजार पे, लेकिन बाजार का एक खतरा हमेशा रहा कि बाजार फैशन के अनुसार चलता है, और फैशन को में बदलाव उसका बेसिक ही है, वो बदलेगा। आज हो सकता है घर में बांस की चीजें लगा दी, कल होगा कि नहीं मेटल की चीजें लगा, जो ट्रेंड जिसको कहते हैं होता है। लेकिन समाज जब किसी चीज को अपनाता है तो वो कहीं से भी सूख लाएगा, छठ के लिए तो लाएगा। हल्दी की गांठ अगर उसको लानी है तो हल्दी की गांठ लाएगा, गमले में उगा ले, जीवन से गायब हो गई। और उसके कारण अब और रही बात जैसे बांस लगाना छोड़ दिया हमने, और आप देखिए कि बांस को अगर जैसे डिपार्टमेंट है और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बांस का एक और प्रयोग अगर चाहे तो संबंधित वैज्ञानिक है, लकड़ी का जितना ज्यादा विकल्प आप बांस को बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी लकड़ियां कम होंगी, आपका एक पत्ता रुकेगा। और जो मुझे जानकारी मिली, मैं बिहार के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये जानकारी मिली कि बांस को वक्फ अधिनियम में डाल दिया गया है, और बांस काटने के लिए भी आपको अनुमति लेना पड़ेगा। जबकि जो वनस्पति शास्त्र है वो बांस को वक्फ का हिस्सा नहीं मानता। बांस एक घास है, घास की प्रजाति है, और वो किसानों की खेती है। और कई राज्यों में ऐसा संकट आया कि नहीं वन विभाग से जाकर पर्ची बनाई तो बांस काटे। यहाँ की स्थिति में नहीं, और मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे राज्यों में जाने का अवसर मिलता है। आप यह समझे कि मेरी जानकारी बिहार एक ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें हस्तशिल्प और इंडस्ट्री को एक साथ रखा गया। ज्यादातर जगहों पर क्या होता है कि इसको कला और संस्कृति से जोड़ दिया, तो कला और संस्कृति अलग चीज है, और इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण आपके पास ज्यादा अवसर है। और मेरी शुभकामना होगी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों की मेहनत, आप लोगों की मेहनत, दोनों एक साथ मिले और मिलकर बिहार को नॉर्थ से बेहतर लेकर आए, बाजार में भी और समाज में जब तक आप उसका क्रिएट करेंगे नहीं पाए तो बाजार के साथ है तो उसका पसंद करना है। धन्यवाद।